सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग सी टेट का PYQ कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 4 जनवरी 2022 को आयोजित परीक्षा का कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम उससे अगला सवाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं उससे आगे का सवाल। चलिए, सवाल कहता है कि 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो इस प्रकार है। पैक करने की तिथि, किस दिन वो सामान पैक हुआ था, वो तिथि था 10 जनवरी 2021। उसके नीचे लिखा हुआ है पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। लिखा रहता है MFD, मैन्युफैक्चरिंग डेट, है ना। तो वो लिखा हुआ है 10 जनवरी 2021 और उसके नीचे में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 180 डेज, है ना, वो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग क्या देखते हैं, 10 जनवरी 2021 को ये पैकिंग हुआ है। उपयोगी कितना दिन है? 180 दिन। 180 दिन है। आप जानते हैं कि 30 दिन का महीना होता है, तो 180 में जैसे ही 30 से भाग करेंगे ये दिन हटके हो जाएगा महीना। शून्य शून्य कैंसिल, 3 6 के 18, यानी कि 6 महीना ये उपयोगी है। अब जनवरी होता है पहला महीना, है ना। जनवरी होता है पहला महीना और इसमें आपको जोड़ना क्या है? 6 महीना जोड़ना है। साल में कुछ नहीं, महीना में 6 जोड़ना है, इधर 10 का 10 रहने दीजिए। मतलब ये हुआ 2021 साल के 6 1 7वां महीना 10 तारीख तक, यानी 10 जुलाई 2021 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। 10 जुलाई 2021 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख रहा है किस दिन ये? 3 जुलाई को, यानी 10 जुलाई तक डेट है, 3 जुलाई को ये देख रहा है ना, देख रही है, रमा देख रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उससे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि निकल चुकी है। निकला नहीं है, 10 जुलाई तक डेट है, 3 जुलाई ही आज हुआ है। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। तो 3 जुलाई और 10 जुलाई, 3 7 10, लगभग 1 सप्ताह समय है। लगता है लगभग ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे पहले, उसके बाद डिसीजन लेंगे। वह अभी 6 महीने का इंतजार कर सकती है क्योंकि सामान 180 दिन बाद खराब होगा। नहीं, ये सही नहीं है। इससे 180 दिन बाद है, 3 जुलाई के बाद नहीं, इससे 180 दिन बाद, यानी 10 जुलाई तक वो डेट है। पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका था, उससे वह पैकेट फेंकना चाहिए। जी नहीं, पैकेट 10 जुलाई को खराब हो रहा है, यानी कि 10 जून को नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अभी 1 सप्ताह बाकी है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां कहता है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? यदि हमको सिर्फ 3 पूछता कि 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को, तब तो त्रिभुज हो जाता, है ना। ये कह रहा है 3 या 3 से अधिक, हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो। सिर्फ 3 पूछता कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन 3 या 3 से अधिक की बात चल रही है। हो सकता है 3 से अधिक 4 हो, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं, है ना। देखिए, एक रेखाखंड से तो कोई बंद आकृति संभव नहीं है। 2 रेखाखंड से भी कोई बंद आकृति संभव नहीं है। 3 से संभव है, तो 3 से जब हो जाएगा तो ये त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन कह रहा है 3 या 3 से अधिक, हो सकता है 4 हो, तो 4 से चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। यदि 5 हो तो 5 से पंचभुज बन जाएगा, 5 से पंचभुज बन जाएगा। यदि 6 हो तो 6 से षष्ठभुज बन जाएगा, 6 से षष्ठभुज बन जाएगा। यदि 7 भुजा हो तो सप्तभुज बन जाएगा। यदि 8 भुजा हो तो अष्टभुज हो जाएगा। 9 भुजा हो तो नवभुज, 10 भुजा हो तो 10 भुज, 11 भुजा हो तो 11 भुज, 12 भुजा हो तो 12 भुज, है ना। कहने का यह अर्थ है कि 3 से अधिक कुछ भी हो सकता है,
इसलिए इन सबको एक साथ कहा जाता है बहुभुज। बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा। तीन से अधिक, तीन ही नहीं, तीन के साथ अधिक भी हो सकता है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इनको एक साथ ही सबको हम बोलेंगे ये सारा बहुभुज है। ठीक है ना। बहुभुज का बहु बहु दोनों का बहुत अंतर है। इस बहु का अर्थ होता है बहुत, इस बहु का अर्थ होता है पुत्रवधु, है ना। तो बहुभुज जो है, बहु मतलब बहुत, इस बहु रहने दीजिए, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा, बहुत सारा भुजा हो, 3 या 3 से अधिक है ना। तो इसको एक साथ हम लोग चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज, एक साथ सबको 3 या 3 से अधिक है, इसको एक साथ हम लोग बहुभुज कह देंगे। बहुफलक नहीं होगा। बहुफलक का अर्थ होता है कि फलक, सरफेस, जैसे ये है तो ये इसमें फलक देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये सारा इसका फलक है। ठीक है ना। वो भुज होगा, भुजा होगा, बहुभुज होगा, बहुफलक नहीं होगा। चतुर्भुज, पंचभुज सारा है, ना त्रिभुज होगा, ना चतुर्भुज होगा, ना बहुफलक होगा, बहुभुज होगा। बहुभुज कहने का अर्थ है ये सारा जितना भुजा है उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, है ना। तो 3 या 3 से अधिक है, सिर्फ 3 रहता तो त्रिभुज होता, 3 या 3 से अधिक है तो ये सारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुभुज कहा जाता है ना। ये सारा बहुभुज का उदाहरण है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक शहर का तापमान रात 9 बजे, रात 9 बजे मतलब 9 बजे पीएम हुआ। ठीक है ना। पीएम मतलब अपराह्न होता है। पी से पूर्वाह्न मत समझिएगा। पीएम मतलब पास्ट मेरिडियन होता है, पास्ट मेरिडियन अपराह्न, और एएम का अर्थ होता है पूर्वाह्न। कभी भी ये मत समझिएगा कि पीएम मतलब पूर्वाह्न, जी नहीं, पास्ट मेरिडियन होता है इसका फुल फॉर्म, अपराह्न होता है, और एएम का अर्थ पूर्वाह्न होता है, एंटी मेरिडियन, है ना, पूर्वाह्न होता है। बात को समझिए। लोग ए से अपराह्न समझ लेता है, पी से पूर्वाह्न समझ लेता है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है, वो नहीं होता है। पीएम मतलब अपराह्न, पास्ट मेरिडियन, एएम मतलब एंटी मेरिडियन यानी कि पूर्वाह्न होता है। ठीक है ना। आप ये भी जानते होंगे कि रात 12 बजे से, रात 12 बजे से दिन 12 बजे से पहले तक, 12 बजे से पहले तक क्या होता है, पूर्वाह्न होता है, यानी एएम होता है। और दिन 12 बजे से, दिन 12 बजे से, रात 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से पहले पीएम होता है, यानी कि इसको अपराह्न कहते हैं। कभी भी एएम मतलब अपराह्न मत समझिएगा, पीएम मतलब पूर्वाह्न मत समझिएगा। ठीक अपोजिट होता है, एंटी मेरिडियन, पास्ट मेरिडियन। चलिए उस चीज को जाने दीजिए, थोड़ी जानकारी हमने दे दिया। एक शहर का तापमान रात 9 बजे, 9 बजे एएम में, सॉरी 9 बजे पीएम में, रात में है, अपराह्न हुआ यानी पीएम होगा। रात 9 बजे 23.5 डिग्री सी देखा गया। रात 9 बजे, रात 9 बजे तापमान कितना था, 23.5 डिग्री सी था। यदि प्रत्येक घंटा, यानी कि प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में 0.7 डिग्री नीचे होता है, यानी माइनस होता है, नीचे मतलब माइनस, इतना घटता है तापमान, तापमान गिरता है यानी घटता है, माइनस, तापमान में कमी आती है, कितना, 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सी पर पहुंच जाएगा। तापमान किस समय, यानी कि इनका हमको चाहिए कि 17.2 डिग्री कब पहुंच जाएगा। ठीक है ना। हमको चाहिए कितना, 17.2 डिग्री सी हमको चाहिए। कब पहुंचेगा, कब तापमान होगा 17.2 डिग्री सी। तो 23.5 से कितना आना है, 17.2 डिग्री सी, यानी कितना कमी होगा तो यहां पहुंचेगा। लिखेंगे तापमान में कमी, तापमान में कमी कितना, 23.5 डिग्री सी में से माइनस करके देख लेंगे 17.2 डिग्री सी। माइनस कर लीजिए, 23.5, 17.2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 7 गया 6,
6.3 डिग्री सी कमी होगा। इसमें 6.3 डिग्री सी कमी होगा तभी 17.2 डिग्री सी आएगा। बात को समझ रहे हैं ना? इतना डिग्री तापमान था, इतना कब आएगा? कब? जब 1 घंटा में 7 डिग्री सी घटता है। ठीक है ना? तो 1 घंटा में कितना घटता है? 7 डिग्री सी। इतना कब घटेगा? इतना कब घटेगा? तो इसको लिखेंगे हम लोग। 7 डिग्री सी की कमी आती है 1 घंटा में। चूंकि 7 डिग्री सेल्सियस की कमी 1 घंटा में 1 घंटा में आता है। 7 डिग्री सी की कमी 1 घंटा में आता है। इसीलिए 1 डिग्री सी की कमी कब आएगी? तो 7 से घट के 1 हो गया है, यानी 7 से यहां भाग हो जाएगा। घंटा में आता है। इसीलिए कितना कमी होना चाहिए? 6.3। इसीलिए 6.3 डिग्री सी कमी कब होगा? यहां ये बढ़ गया है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ा है तो गुना हो जाएगा। 6.3 दशमलव उड़ेगा, यहाँ 1 पर 1 शून्य बैठ जाएगा। 7 नमा 63, 9/10 घंटे। 9/10 घंटे में 9/10 घंटे में इतना कमी हो जाएगा। 9/10 घंटे निकालिए। 9/10 घंटे हम लोग निकालेंगे। 9.10 घंटे में हमको लगता है कुछ गलत हम लोगों से हो रहा है। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ 0.7 था, माफ कीजिएगा आप लोग, यहाँ 0.7 था, है ना? तो यहाँ भी 0.7 होगा, 0.7 होगा। माफ कीजिएगा 1 मिनट, दशमलव छूट गया था इसीलिए उल्टा पुल्टा हो रहा था। यहाँ 0.7 रहेगा, यहाँ 6.3। ठीक है ना? इतना डिग्री सी, इतना डिग्री सी, ये तो कट जाएगा सी। दशमलव उड़ेगा तो 1 पर 1 शून्य बैठेगा। यहाँ दशमलव उड़ेगा तो 1 पर 1 शून्य बैठेगा। 10 कैंसिल, 7 नमा 63, यानी 9 घंटे बाद। 9 घंटे बाद तो कितना बज रहा है अभी? 9 बजे रात है, 9 बजे रात्रि है। 9 घंटा बाद, 9 घंटा बाद, 9 18, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, यानी 6 बजे सुबह। 6 बजे सुबह में वो तापमान आपको आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे रात्रि 9 बजे, 9 घंटा हमको आगे बढ़ना है, तो 9 3 12 हो जाएगा। बचा 6 घंटा, तो फिर 12 बजे से 6 घंटा सुबह ही ना हो जाएगा, यानी 6 बजे सुबह आपको ये तापमान मिल जाएगा। कैसे किए हम लोग? एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहता है कि शहर का तापमान 23.5 डिग्री सी है और 1 घंटा में 0.7 डिग्री सी नीचे गिरता है, तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सी होगा? तो रात 9 बजे तापमान इतना है, 1 घंटा में इतना घटता है, तो कब तापमान होगा? 17.2 डिग्री। तो तापमान में कमी कितना होना है? तो अभी जितना है, जितना घट के होना है, तो घटा दिए। 6.3 डिग्री सी हमको घटना है, देखना है कब घटता है। एक चीज आप जान रहे हैं कि 7 डिग्री सी घटता है 1 घंटा में, प्रति घंटा कह रहा है ना, 1 घंटा में इतना, वही लिखे हैं। 0.7 डिग्री सी की कमी 1 घंटा में, इसीलिए 1 डिग्री सी कब होगा? तो इससे घट के 1 हो गए। तो यहां पर जब हम लोग 1 पर आते हैं तो इससे यहां पर भाग हो जाता है। जैसे ही 1 पर आएंगे तो इससे यहां पर भाग हो जाएगा। और फिर हमको इतना पर चाहिए, तो 6.3 दिए, दशमलव उड़ा, इसके बदले 1 शून्य ऊपर, या दशमलव उड़ा इसके बदले 1 शून्य नीचे। 10 कैंसिल, 7 नमा 63, 9 घंटे बाद। 9 बजे रात है, 9 घंटे बाद, 9 9 18 हो जाता है, उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, यानी 6 बजे सुबह हो जाएगा। अब मौखिक जानिएगा तो 9 बजे रात है, 3 घंटा के बाद 12 बजे रात हो जाएगा, बचेगा 6 घंटा, तो 6 बजे सुबह। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए अंकों के माध्य यानी कि औसत होता है एक तरीका से, और माध्यिका यानी बीच वाले का मान। माध्य मतलब औसत समझिए, और माध्यिका मतलब बीच वाला मान कितना है, मतलब उससे इधर कम और उसी से उतना ही ज्यादा। माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रक्षेपण दिया हुआ, अंक दिया हुआ 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20, 1। माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्यिका माध्य से अधिक है,
माध्य और माध्यिका दोनों समान है। माध्यिका को ज्ञात नहीं कह सकता है क्योंकि अंकों की संख्या सम है। अंकों की संख्या सम हो, 2 4 6 8 10 रहे हो या विषम हो, उससे माध्यिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, माध्यिका निकलना ही निकलना है। ये तो ऑप्शन अभी ही गलत कर दीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 n बराबर 8 यानी कि सम संख्या तो है, लेकिन ये सम रहे विषम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माध्य माध्यिका को। ये ऑप्शन अभी ही गलत कर दीजिए। चलिए अब इसका हम पहले माध्य निकालते हैं। माध्य मतलब औसत समझिए। माध्य मतलब औसत। क्या हम बताए थे? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग या अंकों भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों या अंकों। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। यहां अंक का उपयोग हुआ है तो प्रेक्षण के बदले आप अंकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी अंकों का योग बटा अंकों की या संख्या। सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग जोड़ दीजिए इसको। 15 जोड़ 8 जोड़ 13 जोड़ 1 जोड़ 23 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 15 8 13 1 23 15 20 1 कुल कितना है? 8 है ना। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 या n 8 है, बटे 8 कर दीजिए। जो आएगा वही माध्य या औसत होता है। जोड़ लीजिए इसको। 8 5 13 3 16 1 17 3 20 5 25 1 26 का 6 हासिल 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 96 बटे 8 ये कट जाएगा। 4 दूनी 8 48 दूनी 96 4 एकम 4 12 चौके 48 यानी कि इसका माध्य कितना आ गया? 12। माध्य कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसका जब माध्यिका हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जब हम निकालेंगे तो इसको प्रेक्षण को या तो आरोही में या अवरोही में, आरोही या अवरोही में पहले सजाएंगे इन प्रेक्षणों को। ध्यान रखिएगा, माध्यिका निकालने से पहले सभी अंकों या संख्याओं या प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही में हमको लिखना है। तो हम यहाँ आरोही ही ले लेते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? एक यहां पर है, एक यहां पर है। आरोही क्रम में सजाइए। पहले एक है, फिर एक है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी हो गया। 8 के बाद यहां पर 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। 13 15 फिर 15 15 दो बार है, ठीक है ना। 15 15 हो गया। फिर 22 है, 20 है और 23 है। 20 है और 23 है। इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में बदल देंगे, तब हम माध्यिका निकालेंगे। या अवरोही क्रम में, इधर से चाहे उधर से। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। n का मान कितना है? 8 है, यानी ये सम है। ये क्या है? सम है। तो जिस समय संख्या सम हो उस समय माध्यिका का सूत्र होता है, जब n जो हो सम हो, n जब सम हो तो उस समय माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है 1/2 इंटू n/2 प्रेक्षण, n/2 प्रेक्षण बटे n/2 प्लस 1 प्रेक्षण। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू n का मान कितना? 8 है ना, तो 8/2 प्रेक्षण, ठीक है, प्लस n/2 यानी कि n का मान संख्या, n मतलब नंबर, 8/2 प्लस 1 प्रेक्षण। आपके समझ में अब तुरंत आ जाएगा। 1/2 2 चौके 8 यानी चौथे प्रेक्षण प्लस 2 चौके 8 4 1 5वें प्रेक्षण, 5वें प्रेक्षण। अब देखिए इसको 1/2 चौथे प्रेक्षण क्या है? 1 2 3 4, चौथे कितना है? 13 है, प्लस 5वां कितना है? 15 है, तो 13 प्लस 15। ध्यान दीजिएगा, 1/2 13 प्लस 15 कितना हो जाता है? 28। 1/2 बीच में कोई चिन्ह नहीं ना है, अब इसको बाहर निकालेंगे। 28 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 14, यानी माध्यिका कितना आ गया? 14।
माध्य आया 12 और इसका माध्यिका कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया 14। तो यहां माध्य कम है, माध्यिका 2 ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कहता है माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्य माध्यिका से अधिक, ये अधिक नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। माध्यिका यानी ये 14 माध्यिका माध्य से अधिक है, इससे अधिक है। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। माध्य और माध्यिका दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत, यानी आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए एक चीज आपको हम जानकारी दे देते हैं कि आरोही अवरोही करके संख्या देखे सम है तो ये नियम लगाए, जब n यानी संख्या सम हो तो, यदि विषम होगा, यदि संख्या विषम होगा तो आरोही या अवरोही में लिखने के बाद सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर हो जाता है n+1/2 प्रेक्षण, n/2 + 1 परीक्षण। जब क्या होगा n विषम होगा, n जब विषम होगा तो जो है n/2 + 1 परीक्षण, ये सूत्र लगेगा। सम होगा तो ये, और विषम होगा तो सिंपल है n/2 + 1 परीक्षण। ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग देखेंगे। जैसे आरोही अवरोही में दे दिए 7 गो रहता तो एक मिनट 7 रहता तो 7 में 1 जोड़ के 2 कर देते तो 8/2 चौथा परीक्षण हो जाता है ना। n+1/2 परीक्षण, माफ कीजिएगा बटे 2 कर दिए थे, n+1/2 परीक्षण आरोही अवरोही में दे दीजिए। n यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए 13 है या 15 है तो 15 1 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा, 8वां ऑपरेशन उसका माध्यिका हो जाएगा। ये ऐसा सवाल आएगा तो हम वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको सम था तो इसका इस्तेमाल हम लोग करके बनाए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के घूर्णन कोण घूर्णी सममिति क्या है। तो समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या है बराबर है। मान लीजिए ये ABC है, जितना बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए, तीनों पर एक चिन्ह दे दीजिए। त्रिभुज में नियम है कि जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर ही होता है, ठीक है ना। अब कहता है कि इसको कितना डिग्री पे घुमा देंगे, यानी ए को खींच के यहां पर लाएंगे, ठीक है। तो कितना डिग्री पर घुमा देंगे कि कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब सेम सममिति नजर आएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज, यहां देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं लगभग बराबर है। ये अभी इस पर है, अभी ये इस पर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अभी इस पर है, ठीक है। इसको हम लोग कितना घुमाएंगे, तीनों भुजा बराबर है, ये यहां से घूमते हुए यहां से घूमते हुए यहां तक जाती है। ध्यान से देखिएगा, यदि इतना तक घूम के रह जाती, इतना तक घूम के रह जाती तो 90 डिग्री होता, लेकिन इधर भी यहाँ पे 90 होता है, लेकिन इसका आधा से लगभग थोड़ा ज्यादा लिया है, यानी ये लगभग 30 डिग्री के आसपास लेता है। यानी 120 डिग्री पर पहली बार घूमेगा तो फिर वही रूप धारण कर लेगा। फिर इसको उसी जगह पे लाने के लिए दूसरी बार हम घुमाएंगे तो फिर 120 डिग्री ये ले लेता है, ठीक है। और तीसरी बार जब घूमता है तो सीधा ये नीचे हो जाता है, यानी कि 3 चक्कर में, तीन चक्कर में ये पूरे एक बार घूम जाता है, पूरे एक बार घूम जाता है। और आप जानते हैं कि एक, मान लीजिए ये रेखा है, रेखाखंड है, ठीक है, इसी पर एक दूसरा रेखाखंड, मान लीजिए ये AB है, इस पर दूसरा रेखाखंड C है, ठीक है। ये यहां से घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो आप जानते हैं कि इधर 90, इधर 90, इधर भी 90, इधर भी 90, यानी चारों तरफ 90 होता है। यानी कि एक पूरा कोण जो होता है 9 चौके 36, यानी कि 360 डिग्री पर घूमने का मतलब हो गया फिर जगह पे आ जाना। यानी कि मान लीजिए घड़ी की एक सुई है, दूसरी सुई घूम के फिर यहीं आ गई, इसका मतलब है कि पहले एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी तो 0 डिग्री था, अब पूरे एक चक्कर घूम के आया है, इसका मतलब वो अब 360 डिग्री घूम के आ जाता है। तो 3 बार घूमता है और कुल 360 डिग्री तय करता है। तो 360 डिग्री बटे 3 कर दीजिए, 120 डिग्री आ गया।
पहला चक्कर में 120 डिग्री पर घूमती है। पहला चक्कर में सीधा होता इतना तो 90 होता, लेकिन ये 30 डिग्री और लेता है, यानी कि 120 डिग्री। अगली बार जो घूमता है तो 120 डिग्री फिर घूमता है, 120 डिग्री फिर घूमता है, ठीक है ना। और तीसरी बार जो घूमता है तो देख रहे हैं ना, पूरे 10 का 10 फिर जगह पे आ जाती है। यानी कि पहला बार घुमा तो 120, दूसरी बार घुमा तो 2 बार 120, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240 डिग्री। फिर तीसरी बार घुमा तो 120 प्लस 120 प्लस 120 यानी 360 डिग्री। 360 मतलब पूरे एक चक्कर, यानी ये आपको 120 डिग्री हो गया, ये 240 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री घूर्णन हो गया। यानी आपका ऑप्शन 3 सही है, आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। एक चीज और देखिए, ये तो हो गया त्रिभुज का। मान लीजिए ये आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, आयताकार है, ठीक है। इसको ठीक इसी पोजीशन में फिर लाना है, यानी कि लंबाई नीचे ही, तो पहले 90 डिग्री पे जाएगा, नहीं समझे। यहां देखिए अभी यहां पर है, ठीक है, यहां से सीधा लंबवत हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी लंबाई नीचे था, अब तो लंबाई सीधा खड़ा हो गया, अब फिर 90 पे घुमा देंगे इसको, तो उसी पोजीशन में आ गया ना, नहीं आ गया, लंबाई फिर बढ़ा गया ना, 90 इधर 90 इधर, यानी कि आयत का 180 डिग्री घूर्णन होता है, 180। त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का 120 होता है, 3 बार में फिर जगह पहुंचता है, तो 3 चक्कर में 360 डिग्री, एक चक्कर में 120, दूसरे चक्कर में 240, तीसरे में 360। 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि एक चक्कर पूरा पूरी जहां थी फिर वहीं पर आ गए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। चलिए, एक है वर्ग। वर्ग तो चारों तरफ से एक ही तरह रहता है, चारों बराबर रहता है, तो इसका तो 90 पे घुमाइएगा फिर उतने आ जाएगा, है ना। जैसे वर्ग की हम बात करेंगे, इसी में एक वर्ग बना लीजिए, इसी में एक आप वर्ग बना लीजिए, है ना, इसी में आप एक वर्ग बना लीजिएगा, तो वर्ग का तो वही बात है ना, वर्ग का तो वही बात है, जितने लंबा उतने चौड़ा, तो 90 पे घूमेगा तो फिर वही हाल रहेगा, इसका तो 90-90 हो जाएगा। तो त्रिभुज का 120, आयत का 180, वर्ग का तो समझ गए 90-90 पे। तो अभी आपको त्रिभुज में जा रहा है, याद रखिए 360 डिग्री कौन बनाएगा 3 बार में, तो 120, 240, 360, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। इसको समझ गए होंगे, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने अगला सवाल कहता है कि दिए गए स्वरूप का अगला पद पहचानिए। अगला पद पहचानिए। देखिए, पहला यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। ये कैसे प्राप्त हुआ? तो 1 का स्क्वायर जो है ना, 1 गुना 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 कितना होता है 16। तो 1 2 3 4 है, तो इस बार 5 ही ना होगा। 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 25, यानी कि संख्या तो आपको यहाँ पर 25 आएगा। क्लियर है? अब देखिए, बीच वाला को छोड़ दीजिए, अंतिम वाला देखिए, A B C D, तो अंतिम में यहाँ क्या आ जाएगा E आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा। तो शुरू में 25 होना चाहिए, अंतिम में E होना चाहिए। तो शुरू में 25, अंतिम में E, यहाँ तो मिल रहा है 25 तो दो को था, तो ये तो नहीं हुआ, तो इसका अंतिम में E होना चाहिए। अब आप देखिए बीच वाला देखिए, Z से पहले Y, Z से पहले एक पहले Y, Y से पहले X, X से एक पहले W, और W से पहले क्या होता है VW होता है ना, V, तो 25 VE, यानी आपका ऑप्शन 2 सही है। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बराबर इस चीज को आप लोग बराबर इस चीज से भेंट होता होगा कि अंग्रेजी के 2600 लेटर कौन कितने नंबर पर है, इसकी जानकारी के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है जो आपको बता देते हैं। उस ट्रिक का नाम होता है ई ज्योति। अब कहिएगा सर ये ई ज्योति क्या है? ई ज्योति क्या है? तो सीधा समझिए, ये 5वां स्थान का अंक है, अल्फाबेट है, ये 10वां, ये 15वां, ये 20वां और ये 25वां।
जब आपको 5, 10, 15 का जानकारी हो जाएगा, मान लीजिए हमको m दे दिया है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि m o से पहले आता है, तो j k l m यानी कि 10 से 3 आगे 11, 12, 13वां पद है ना। j k l m 10 के बाद 3 भरना है, 11, 12, 13 है ना। m आपका 13वां पद है। इसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ई जो टी 5, 10, 15, 20। जब हमको 5 पता है, ई पता है, तो अब हमें ए बी सी डी ई एफ जी याद करना है, तो इसके बाद 2 अंक आगे, तो 5, 2, 7 है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। इससे ठीक पहले वाले क्लास में हमने देखा था मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ठीक उसका उल्टा है बंद सिरे वाला प्रश्न, यानी जिसका फिक्स है एक ही उत्तर होगा, दूसरा उत्तर संभव नहीं है, मतलब एक है फिक्स है, वही आपको हो गया बंद सिरे वाला प्रश्न। इससे पिछले वाला क्लास में हमने क्या देखा था, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, यानी जिसका एक से अधिक कुछ भी ऑप्शन या आंसर हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि बंद सिरे वाला कौन सा, यानी कि कौन ऐसा है जिसका दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता, वो हो गया बंद सिरे। जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता था वो हमने पहले ही देख लिया, वो क्या था, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, यहां बंद सिरे वाला। तो यहां देखिए कहता है कि ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों की संख्या हो और उनमें दहाई का स्थान पर 5 हो। देखिए 3 अंक का संख्या बनाना है, एक इकाई, एक दहाई, एक सैकड़ा, ठीक है, और उसके दहाई स्थान पर सिर्फ 5 हो। तो इकाई दहाई में मेरी इच्छा, सैकड़ा और इकाई में मेरी इच्छा है, एक एक ले लें, सिर्फ बीच में 5 रहना चाहिए, यानी कि दहाई में 5 रहना चाहिए। बाद बाकी दोनों साइड तो मेरी इच्छा है, यहाँ 2 दें, यहाँ 3 दें, यहाँ मान लीजिए यहाँ 7 दें, यहाँ 9 दें, या 7, 7 दें। तो यहाँ पे क्या, एक संख्या 151 हो गया, एक 253 हो गया, 759 हो गया। 3 अंक का तो है लेकिन बीच में सिर्फ 5 हो। तो ऐसा हम ढेर सारा कर सकते हैं, जो मन सो डालते जाएंगे, सिर्फ बीच में 5 रहना चाहिए। 3 अंक का संख्या, दहाई का स्थान 5 रहे, तो ये अनलिमिट है, ठीक है ना, ढेर सारा है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये तो मुक्त उत्तर वाला हो गया, ये हो गया मुक्त उत्तर वाला। अगला है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर हो। तो मेरी इच्छा है हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, 12, 12, 12, तो ये 36 हो जाएगा। दूसरी आकृति हम चाहेंगे तो हम आयत बना लेंगे, है ना, एक 15 दे देंगे इधर, इधर 3, तो यो 15, यो 3, 15, 15, 30, 3, 3, 6, 36 यो हो जाएगा। मेरा इच्छा होगा तो हम वर्ग बना लेंगे 9, 9 का, तो भी 36, यानी कि इसका उत्तर एक से अधिक आ सकता है। अगला देखिए, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह बनाओ जिसका योग 50 हो, है ना, 5 संख्या का समूह बनाना है ना, जिसका योग 50 हो। तो 10, 10 5 बार ले लेंगे, है ना, 50 हो जाएगा। या इधर 2 कम कर दीजिए 8, इसमें 2 बढ़ा दीजिए 12, है ना, इधर 5 बढ़ा दीजिए 15, इधर 5 कम कर दीजिए, तो भी क्या होगा, 50 होगा। यानी कि इस यहां पर हम एक घटाएंगे एक बढ़ाएंगे, तो ये भी मुक्त उत्तर वाला हो गया। लेकिन यहां देखिए 178 और 184 के बीच, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या लेना है। 178 है, इसके बीच 5 पूर्ण संख्या, तो 178 के बाद 179 होगा, 180 होगा, 181 होगा, 182 होगा, 183 होगा। यानी इसके बीच जो है ना, केवल यही 5 आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता है। यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है, ये फिक्स है कि यही उत्तर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर आएगा। इसका मतलब यही बंद सिरे वाला प्रश्न है। इस हिसाब से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आप डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षक को आप क्या परामर्श देंगे। क्या परामर्श देंगे आप? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना। केवल पुस्तकें उपलब्ध करा देने से यह संभव नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो आपके समझ में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है अच्छी तरीका से, क्या कहता है, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये ऑप्शन सबसे सटीक लगता है। तो यहां है, बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना,
सिर्फ पुस्तकें उपलब्ध करा देना ही काफी नहीं है। अभिभावक को परामर्श देना कि बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, ये भी सही नहीं है। ठीक है ना, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद है। सिर्फ पुस्तकें उपलब्ध करा देने से कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। और एक बात जान लीजिए, कहा गया है ना कि किताब में छपी हुई विद्या और दूसरे का हाथ गया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं आता है। सिर्फ पुस्तक में तो सारी ज्ञान है ही, है ना, पुस्तक में तो सारी ज्ञान है ही, लेकिन वो आपको एन वक्त पे काम आता है क्या। वही कहा गया है कि किताब में छपी हुई विद्या और दूसरे के हाथ गया हुआ धन कभी समय पे काम नहीं आता है। ठीक है ना। तो पहला जो है, बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तक के कराना, ये भी सही लगता है। अभिभावक को परामर्श देना और गार्जियन को सलाह दीजिए बच्चा ट्यूशन पढ़ाइए, और गार्जियन का देगा आप क्या कर रहे हैं, तब आप क्या पढ़ा रहे हैं सर, आपको नहीं आता सर कि तुम ट्यूशन लगा लें। चलिए ये नहीं होगा, ट्यूशन पढ़ाना ये नहीं होगा। वर्ष के अंत में, मतलब और किसी दिन नहीं, वर्ष के अंत में, मतलब बच्चा पास करने जा रहा है उसके समय में तैयारी। वर्ष के अंत में बच्चों के लिए उपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना, मतलब साल के लास्ट में बच्चा की उपचारात्मक क्लास आप तैयारी कीजिएगा, ये भी हमको सटीक नहीं लगता है। चारों में हमको लगता है कि बच्चों को उनके अवधारणात्मक यानी कंसेप्चुअल वे उसके कार्यविधि ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करना, आपके लिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त 3 लगता है। इस तरीका से आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन 3 देके 7 नेक्स्ट कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। यहां तक आप लोगों का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, और जिससे मेरा हौसला और बढ़े। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।